नमस्कार। आज हम अपने शरीर के अंदर की उस कमाल की अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमें हर एक पल जिंदा रखती है। यह है हमारे शरीर के अपने भीतरी महासागर की कहानी। जरा सोचिए तो, हर रोज करीब करीब 3 लीटर पानी हमारे शरीर से होकर गुजरता है और हमें पता तक नहीं चलता। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर ये हैरत अंगेज संतुलन, ये परफेक्ट बैलेंस आखिर बनाता कैसे है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पूरे कमाल के पीछे ना 3 हीरो हैं। हमारे शरीर के तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स, उनमें घुले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस का एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस। बस यही तीनों मिलकर हमारे अंदर का माहौल एकदम सही बनाए रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हीरो की, पानी, यानी हमारे शरीर के फ्लूइड्स। ये आखिर शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते कैसे हैं? असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक से नियम काम करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नियम है वो है ऑस्मोसिस। अगर आसान भाषा में समझें तो पानी हमेशा उस तरफ भागता है जहां नमक या दूसरे घुले हुए कण यानी सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं। हमारी कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी का सारा खेल इसी एक नियम पर टिका है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग तरह के घोल में हमारी कोशिकाएं कैसा बर्ताव करती हैं। जैसे आइसोटोनिक घोल में वो एकदम नॉर्मल रहती हैं, बिल्कुल खुश। लेकिन अगर उन्हें हाइपोटोनिक घोल में डाल दें तो पानी अंदर घुस जाता है और वो बेचारी सूज जाती हैं। और हाइपोटोनिक घोल में ठीक इसको उल्टा होता है, पानी बाहर निकल जाता है और वो सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे दूसरे हीरो इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये पानी में घुले हुए वो छोटे छोटे जादुई कण हैं जो हमारे शरीर को एक तरह का इलेक्ट्रिक बॉडी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर चलते हैं। इनमें से 3 तो असली सुपरस्टार हैं। एक है सोडियम, जो हमारे नर्वस सिस्टम के सारे मैसेज इधर से उधर पहुंचाता है। दूसरा है पोटेशियम, जो हमारे दिल की धड़कन को सही ताल में रखता है। और तीसरा है कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूती देता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं ना, तो इन्हीं की कमी महसूस होती है। लेकिन जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ता है तब क्या होता है? ये देखिए, ये ईसीजी एक ऐसे मरीज का है जिसके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें ये जो टी वेव है वो कैसे एकदम नुकीली हो गई है। ये दिल के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। इसी तरह जब कैल्शियम कम हो जाता है तो शरीर कुछ और अजीब से इशारे देता है, जैसे कि ट्रूसो साइन, जिसमें कलाई में ऐंठन होने लगती है, या फिर चोवोस्टेक साइन, जिसमें चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगती हैं। ये असल में शरीर का हमें बताने का तरीका है कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हीरो पर, हमारे शरीर का पीएच बैलेंस। और यकीन मानिए, ये किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं है। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो सब कुछ गड़बड़ा सकता है। हमारे खून का जो पीएच है वो हर हाल में, हर कीमत पर 7.5 से 4.5 के इस बेहद बेहद छोटे से दायरे में ही रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए इस सटीक बैलेंस को बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो शरीर ये मुश्किल काम करता कैसे है? उसके पास एक 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है। पहले हैं केमिकल बफर्स, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह फौरन एक्शन में आते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर मदद करते हैं। और आखिर में आते हैं असली हैवीवेट्स, हमारे गुर्दे, जो भले ही धीरे काम करे लेकिन बैलेंस को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। पता है एक और बड़ी दिलचस्प बात, शरीर का एसिड बेस लेवल और पोटेशियम का लेवल आपस में जुड़े हुए हैं। होता यह है कि जब खून में एसिड बढ़ता है तो कोशिकाएं पोटेशियम को बाहर फेंक देती हैं, जिससे खून में पोटेशियम बढ़ जाता है। और जब खून में एल्कली बढ़ता है तो ठीक इसका उल्टा होता है। तो अब जब हम इन तीनों हीरोज को समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि जब ये नाजुक सिस्टम फेल हो जाता है, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तो असल में होता क्या है। तरल पदार्थों को लेकर 2 मेन दिक्कतें हो सकती हैं। एक है डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाना, और दूसरी है ओवर हाइड्रेशन,
यानी शरीर में पानी का जरूरत से ज्यादा हो जाना, और दोनों ही हालात ठीक नहीं हैं। और जब एसिड बेस का बैलेंस बिगड़ता है तो 4 मुख्य तरह की परेशानियां होती हैं। 2 का लेना देना हमारी सांसों से है। अगर सांसें धीमी हो जाएं तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और बहुत तेज हो जाएं तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और बाकी 2 का ताल्लुक शरीर के मेटाबॉलिज्म से है, जैसे बहुत ज्यादा एसिड बनना या शरीर से एसिड का निकल जाना। और इन सभी मामलों में इलाज का एक गोल्डन रूल है, वो ये कि सिर्फ लक्षणों का इलाज मत करो, बल्कि उस असली वजह तक पहुंचो जहां से ये सारी गड़बड़ी शुरू हुई है। असली कारण को ठीक करना ही सही इलाज है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारा खान-पान है, क्या वो हमारे शरीर के इस हजारों साल पुराने और नाजुक संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं अस्पताल में होने वाली कुछ बहुत ही सामान्य प्रक्रियाओं के पीछे छिपे विज्ञान और कमाल के कौशल की। हम सबने अस्पताल में किसी न किसी को आईवी ड्रिप पर देखा ही है, लेकिन क्या ये बस नमक वाला पानी होता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे, तो चलिए इसे करीब से जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो आईवी बैग सिर्फ शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए नहीं होते। कभी-कभी वो एक पूरा का पूरा जीवन देने वाला भोजन हो सकते हैं जो सीधे नसों में पहुंचाया जाता है। इसे कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या शॉर्ट में TPN। जरा सोचिए, एक ऐसा लिक्विड मील जो सीधे खून में जाता है। इसमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, शरीर को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मतलब एक बैलेंस डाइट में जो कुछ भी चाहिए वो सब होता है। तो सवाल उठता है कि इसकी जरूरत पड़ती किसे है? ये उन मरीजों के लिए है जो किसी भी वजह से मुंह से कुछ खा पी नहीं सकते। मान लीजिए कोई बड़ी सर्जरी हुई हो, कोई गंभीर चोट लगी हो या आंतों में कोई दिक्कत हो। ऐसे में ये एक बहुत जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। अब ये पोषण देने के भी 2 मुख्य तरीके हैं। अगर लंबे समय तक, मतलब हफ्तों तक इसकी जरूरत है, तो छाती के पास एक बड़ी नस, जिसे सेंट्रल वेन कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कुछ ही दिनों की बात हो तो हाथ की किसी छोटी नस यानी पेरिफेरल वेन से भी काम चल जाता है। और यहीं से हम उस प्रक्रिया के प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं कि आखिर वो आईवी लाइन नस के अंदर डाली कैसे जाती है। ये सिर्फ सुई चुभाना भर नहीं है, ये सच में एक कला है जिसमें बहुत सटीकता चाहिए। तो इस प्रक्रिया को आईवी कैन्युलेशन कहा जाता है। इसका मकसद बस इतना है कि एक छोटी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब, जिसे कैन्युला कहते हैं, उसे नस के अंदर सुरक्षित तरीके से फिट कर दिया जाए। ये दवाएं, लिक्विड्स या खून चढ़ाने के लिए एक सीधा रास्ता बन जाता है। और हाँ, हर जरूरत के हिसाब से एक अलग तरह का टूल होता है। कुछ दिनों के लिए लगने वाले सामान्य कैन्युला से लेकर PICC लाइंस और सेंट्रल वीनस कैथेटर जैसे उपकरण भी होते हैं जो हफ्तों या महीनों तक भी अपनी जगह पर रह सकते हैं। अच्छा, क्या कभी इन कैन्युला के रंग बिरंगे सिरों पर ध्यान दिया है? ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते। हर रंग एक अलग साइज या गेज को बताता है। एक नर्स मरीज की नसों की हालत और इलाज की जरूरत के हिसाब से सही आकार चुनती है। जैसे गुलाबी वाले पतले होते हैं, जबकि ग्रे वाले मोटे होते हैं, ताकि इमरजेंसी में तेजी से दवा दी जा सके। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सटीक होती है। सबसे पहले सही नस ढूंढना, फिर खून के बहाव को थोड़ा धीमा करने के लिए टॉनिकेट लगाना, उसके बाद इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस जगह को अच्छी तरह साफ करना और फिर बिल्कुल सही एंगल पर सुई डालना। जैसे ही कैन्युला नस के अंदर चला जाता है, सुई को बाहर निकाल लिया जाता है और ट्यूब को टेप से फिक्स कर दिया जाता है। चलिए, अब एक और बहुत ही जरूरी प्रक्रिया पर आते हैं जिसके लिए नसों तक पहुंच चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सच में किसी को जिंदगी देने जैसा है, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है ब्लड ग्रुप की मैचिंग। हर किसी का एक खास ब्लड ग्रुप होता है, A, B, AB या O। गलत ग्रुप का खून चढ़ाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए सही मिलान सबसे जरूरी है। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग यूनिवर्सल डोनर होते हैं,
मतलब उनका खून लगभग किसी को भी दिया जा सकता है। वहीं AB पॉजिटिव वाले लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, जो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं। इमरजेंसी में ये जानकारी जान बचा सकती है। और ये एक सेफ्टी रूल है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। एक बार खून की यूनिट ब्लड बैंक से निकलकर गर्म होना शुरू हो जाती है तो उसे 4 घंटे के अंदर अंदर मरीज को चढ़ा देना होता है। इससे ज्यादा देर होने पर उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं, चाहे वो IV न्यूट्रिशन हो, कैन्युलेशन हो या ट्रांसफ्यूजन हो, अक्सर एक बड़े इवेंट से पहले होती हैं, सर्जरी। और सर्जरी से पहले की तैयारी भी कुछ वैसी ही जरूरी है जैसे एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है। सेफ्टी के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। मरीज को पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है और उनकी सहमति ली जाती है। उन्हें खाली पेट रहना होता है ताकि एनेस्थीसिया के दौरान कोई दिक्कत ना हो। ऑपरेशन वाली जगह को अच्छी तरह साफ किया जाता है और जरूरी दवाएं दी जाती हैं। हर चीज को बार बार चेक किया जाता है। लेकिन देखिए, मेडिकल की दुनिया में बेहतरीन तैयारी के बावजूद कभी-कभी चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। ऐसी हाई रिस्क सिचुएशन में नर्सों और डॉक्टरों का तुरंत एक्शन लेना बहुत मायने रखता है। एक छोटा सा हवा का बुलबुला सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना, लेकिन अगर ये IV लाइन के जरिए खून में चला जाए तो ये एयर एम्बोलिज्म नाम की एक जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है जो खून की नली को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो एक्शन फौरन और बिल्कुल सटीक होना चाहिए। नर्स तुरंत लाइन को क्लैम्प कर देती है। मरीज को बाईं करवट लिटाकर सिर नीचे कर दिया जाता है। ऐसा करने से हवा का बुलबुला फेफड़ों में जाने के बजाय दिल में ही फंसा रहता है। फिर ऑक्सीजन दी जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। यह सब कुछ ही सेकंड्स में होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी अपने रिस्क होते हैं। कभी कभी शरीर उस नए खून को स्वीकार नहीं करता और नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह रिएक्शन दिखता कैसा है। मोटे तौर पर 3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। हीमोलिटिक रिएक्शन सबसे गंभीर होता है और लगभग तुरंत शुरू हो जाता है, जिसमें कंपकपी और पीठ दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। फेब्राइल रिएक्शन में ठंड लगकर बुखार आता है और एलर्जिक रिएक्शन में शरीर पर चकत्ते या खुजली हो सकती है। हर एक की पहचान और इलाज तुरंत होना जरूरी है। यहां तक कि एक सामान्य IV लाइन से भी जो सबसे आम समस्या होती है वो है फ्लेबाइटिस। इसका सीधा सा मतलब है नस में सूजन आ जाना। इसमें दर्द होता है, जगह लाल हो जाती है और आमतौर पर IV को हटाकर किसी दूसरी जगह लगाना पड़ता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये प्रक्रियाएं जो हमें बहुत रूटीन या नॉर्मल लगती हैं, असल में कितनी जटिल होती हैं। इनके पीछे विज्ञान की गहरी समझ, सालों के अभ्यास से आया कौशल और हर पल चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हेल्थ केयर में और कौन सी ऐसी आम चीजें हैं जिन्हें हम शायद हल्के में ले लेते हैं, जिनके पीछे विज्ञान और विशेषज्ञता की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। सोचने वाली बात है ना? जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर या फिर हॉस्पिटल में असल में चल क्या रहा होता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो कुछ तय नियमों का एक बड़ा ही शानदार खेल है। और आज हम उन्हीं नियमों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से छिपे हुए नियम हैं जो तय करते हैं कि हम कब बीमार महसूस करते हैं और कब ठीक हो जाते हैं। चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों का पता लगाते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर कैसे इन नियमों का इस्तेमाल हमें महफूज रखने के लिए करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी पल से जब शरीर को पहला सिग्नल मिलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन शरीर की इस लड़ाई को समझने से पहले ना एक बहुत आम कंफ्यूजन है, उसे दूर करना जरूरी है। अक्सर हम 2 शब्दों को एक ही मान लेते हैं, सिकनेस और डिजीज। अब देखिए, डिजीज वो है जो डॉक्टर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, मतलब कोई असली इन्फेक्शन या शरीर में आई कोई गड़बड़ी। पर सिकनेस वो है जो हम महसूस करते हैं, वो थकान, वो दर्द। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर डिजीज का इलाज करते हैं, लेकिन मरीज तो सिकनेस से जूझता है। तो चलिए अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि चोट लगने पर होता क्या है। ये बिल्कुल एक छोटी सी जंग जैसा है। जैसे ही चोट लगती है, शरीर हिस्टामाइन नाम का एक अलार्म बजा देता है।
ये अलार्म खून की नसों को समझिए चौड़ा कर देता है ताकि मदद यानी कि ज्यादा खून तेजी से उस जगह पहुंच सके। और फिर मैदान में आते हैं फैगोसाइट्स नाम के हमारे शरीर के सफाई कर्मचारी, जो टूटी फूटी कोशिकाओं और कीटाणुओं को साफ कर देते हैं। कमाल की मशीन है ना हमारा शरीर। अच्छा, शरीर के अंदर जो ये सब चल रहा होता है ना, वो हमें बाहर से कुछ जाने पहचाने लक्षणों के तौर पर दिखता है। जैसे वो लाली और गर्माहट, वो इसलिए क्योंकि वहां खून का फ्लो बढ़ गया है। सूजन, अरे वो तो लड़ाई के मैदान में जमा हुआ लिक्विड है। और दर्द तो बस शरीर का ये कहने का तरीका है कि भाई इस हिस्से को अभी आराम दो। ये सब असल में सिग्नल है कि आपका शरीर खुद को ठीक करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। अब देखिए, जब इलाज लंबा खिंचता है या मुश्किल हो जाता है तो आराम और सहारे के लिए दो रास्ते सामने आते हैं, पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर। ये नाम अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे ना ऐसे समझिए, पैलिएटिव केयर एक लंबी रोड ट्रिप पर आपके को पायलट की तरह है। वो सफर को आरामदायक बनाने में मदद करता है, भले ही मंजिल अभी दूर हो। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिस केयर तब तस्वीर में आता है जब सफर अपने आखिर के करीब हो और मकसद सिर्फ शांति और सुकून से मंजिल तक पहुंचना होता है। चलिए अब बात करते हैं इलाज के सबसे ताकतवर हथियार की, यानी दवा की। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए हर नर्स और डॉक्टर एक बहुत ही जरूरी नियम का पालन करते हैं। इसे दवा देने की गोल्डन चेकलिस्ट कह सकते हैं, और इसका हर एक स्टेप बेहद जरूरी है। क्या ये सही मरीज है? क्या ये सही दवा है? डोज सही है? इसे देने का तरीका सही है? और क्या ये सही वक्त है? इनमें से एक भी कदम चूका तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इस चेकलिस्ट को और भी पक्का बनाने के लिए एक नियम और है, 3 बार चेक करो। दवा उठाते समय, उसे तैयार करते समय और मरीज को देने से ठीक पहले। ये एक बहुत ही सीधा सा नियम है जो अनगिनत जानें बचाता है। ये दिखाता है कि सावधानी कितनी जरूरी है। ठीक है, तो सही दवा चुन ली गई। अब सवाल यह है कि इसे शरीर में सही जगह पर पहुंचाया कैसे जाए। इसे आप अमेज़न डिलीवरी की तरह सोचिए। क्या आपको सुपर फास्ट ड्रोन डिलीवरी चाहिए या फिर स्टैंडर्ड शिपिंग से भी काम चल जाएगा? हर तरीके का अपना एक फायदा है। यहां स्पीड का खेल साफ साफ दिखता है। आईवी जो दवा को सीधे खून में पहुंचाती है, वो ड्रोन डिलीवरी की तरह है, मिनटों में असर। मांसपेशियों में लगने वाला इंजेक्शन थोड़ा धीमा है, करीब 15 से 30 मिनट लगते हैं। और मुंह से ली जाने वाली गोली, वो तो है स्टैंडर्ड शिपिंग, जिससे असर दिखाने में आधा घंटा या उससे भी ज्यादा लग सकता है। अब सोचिए, किसी इमरजेंसी में ये जानना कि कौन सी डिलीवरी चुननी है, जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, प्रिसिजन की भी है, यानी सटीकता की। सोचिए कि आप दीवार में एक कील ठोक रहे हैं। इंजेक्शन का एंगल भी उतना ही मायने रखता है। 90 डिग्री का एंगल दवा को सीधे मांसपेशियों की गहराई तक ले जाता है। 45 डिग्री का एंगल त्वचा के ठीक नीचे वाली परत के लिए है, और एक बहुत हल्का 10-15 डिग्री का एंगल सिर्फ त्वचा की सतह के लिए होता है। मतलब हर निशाने के लिए एक सही एंगल है। तो अभी तक हमने देखा कि इलाज कितना सटीक विज्ञान है, लेकिन क्या होता है जब इस सटीकता जरा सी भी चूक जाती है? बस यहीं पर हम इलाज और नुकसान के बीच की उस बहुत ही बारीक लाइन पर चलने लगते हैं। हर दवा का एक स्वीट स्पॉट होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। ये उस डोज के बीच की एक सेफ विंडो है जो काम करती है, और उस डोज के बीच जो जहरीली हो सकती है। कुछ दवाओं के लिए ये विंडो काफी बड़ी होती है, लेकिन कुछ के लिए बहुत ही छोटी। ऐसे में 1 मिलीग्राम की भी गलती फायदे को नुकसान में बदल सकती है। ये बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा है। और यही वजह है कि जब कोई मरीज आईवी पर होता है तो नर्सें लगातार उस पर नजर रखती हैं, क्योंकि सबसे आम दिखने वाली प्रक्रिया में भी कुछ जोखिम होते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर इन्फेक्शन हो जाना, नस में सूजन आ जाना, या फिर दवा का लीक होकर गलत जगह चले जाना। ये सब हमें लगातार याद दिलाता है कि मेडिकल केयर में लगाकर भूल जाओ जैसा कुछ नहीं होता।
तो हमने शरीर के अंदर के नियमों से लेकर अस्पताल के प्रोटोकॉल तक का एक सफर तय किया, लेकिन आखिर में सवाल यही रह जाता है, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली दवाओं के इस दौर में मरीज की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शायद इसका जवाब किसी मशीन या दवा में नहीं है, बल्कि उस इंसान में है जो देखभाल कर रहा है, उसकी सावधानी, उसका ध्यान और उसका समर्पण। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं।